हेलो जी। कैसे हैं आप सभी लोग? वेल आई होप सभी लोग मस्त होंगे भाई। चलिए, तो आज 20th ऑफ जनवरी है। ठीक है, और 20 जनवरी को हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायो का एक क्रैश कोर्स लाएंगे, जिसमें आप सभी लोग को वन शॉट में सारे चैप्टर्स के नोट्स दिए जाएंगे, प्लस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करवाए जाएंगे थ्रू एनसीईआरटी एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग कुछ चीजें हैं जो नोट कर रहे थे भाई। देखो, जो भी लेक्चर है भाई, अगर आपको इसका टेलीग्राम लिंक चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है t.me/इंक इंडिया केमिस्ट्री, इंक इंडिया केमिस्ट्री। ये आपको टेलीग्राम लिंक मिल जा रहा है। इस टेलीग्राम लिंक पे आप सभी लोग जाके जो लेक्चर है उस लेक्चर के जो है नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कई लोग बोलते हैं सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम तो है, लेकिन नाम के थ्रू कभी भी कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं चाहते हैं। आप नाम देखिए, केमिकल रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कि दो केमिकल या कुछ केमिकल ऐसे हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करके कोई ना कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, रिएक्ट करके क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आइए जरा एनसीईआरटी पे देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, ये एक इस तरीके का प्रोसेस है वेयर सब्सटेंस कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस विद यूनिक प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और जिस प्रोडक्ट की कुछ नई क्वालिटीज होती हैं, कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास कोई दो केमिकल है। सपोज करो मैंने दो चीजें ले ली। मेरे पास है कंपाउंड नंबर 1, जिसको मैंने कह दिया पेंसिल, और कंपाउंड नंबर 2 सपोज मैंने इसको कह दिया बॉक्स। अब कंपाउंड नंबर ए यानी कि पेंसिल और बॉक्स को मैंने मिला के कोई एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, और उस नए प्रोडक्ट का नाम है पेंसिल बॉक्स। उस नए प्रोडक्ट का नाम क्या है? पेंसिल बॉक्स। तो ये जो मैंने अभी फिलहाल किया, ये जो दो चीजों को मैंने कंबाइन करके नई चीजें बनाई, इसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं किसी को जाके बताऊं, सपोज करो मैं आता हूं आपको बताता हूं, आपके दोस्तों को बताता हूं, तो ये चीजें बड़ी लंबी हो जाएगी कि मैंने पेंसिल को बॉक्स को कंबाइन करके पेंसिल बॉक्स बनाया। इंस्टेड दिस, इसकी जगह मैं कह सकता हूँ कि सपोज करो मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी, और जो प्रोडक्ट बना उसका नाम मैंने कह दिया कि सपोज सी का फॉर्मेशन हुआ। तो मैं इसको आसान भाषा में कह सकता हूं कि ए और बी आपस में कंबाइन हुए, और आपस में कंबाइन होकर सी का फॉर्मेशन किया। इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखने को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं क्या कहता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहता है ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि सिंबल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज ओनली नोन एज केमिकल इक्वेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि सपोज करिए मेरे पास जिंक है, कोई एक एलिमेंट है मेरे पास जिसको मैंने कह दिया जिंक। आपको पता है आपके पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप नोटिस करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास एक एलिमेंट है जिंक, और इस जिंक का रिएक्शन मैंने करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि बहुत एक हाईली एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, कैसा एसिड है? हाईली एसिडिक एसिड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है वो। ठीक है, जिसका पीएच बहुत लो होता है। ठीक, अब इस सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब हम जिंक के साथ कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस।
अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब एक चीज और है कि जब कभी भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, जब कभी भी हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो हम उस कंपाउंड का या फिर उस एलिमेंट का स्टेट भी डिटरमाइन करेंगे कि जो मैंने रिएक्टेंट लिया है, जो प्रोडक्ट मैंने लिया है, उस रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का स्टेट कैसा है। क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या फिर वो गैसियस फॉर्म में है, या फिर वो एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि पानी के मिक्सचर के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, आपने जिंक की रॉड केमिस्ट्री के लैब में देखी होगी। जिंक की रॉड, जिंक की एक पतली सी स्ट्रिप आती है, उसको आपने देखी होगी। वो किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक, तो जिंक को मैंने क्या लिखा, जिंक का मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? Zn। क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिंक का? Zn। और जिंक किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है, तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? ब्रैकेट में मैंने लिख दिया S। और जहां पे S रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड फॉर्म को। अच्छा, बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, लिक्विड के फॉर्म में आपने देखा होगा केमिकल लैब में। तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला होता है H2SO4। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज पानी के साथ मिक्सचर में होती है उसको हम एक्वस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस फॉर्म कहते हैं। दो फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है एक्वस फॉर्म। लिक्विड का मतलब है वो प्योर स्टेट में है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है। लेकिन एक्वस फॉर्म का मतलब होता है कोई भी हमारा केमिकल अगर पानी के साथ मिक्सचर में है तो दैट इज नोन एज एक्वस फॉर्म। उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस फॉर्म में कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर H2SO4 को एक्वस फॉर्म में क्यों लिया है? लिक्विड फॉर्म में भी तो ले सकते थे। बताइए, लिक्विड फॉर्म में भी तो लिया जा सकता था। तो कहेंगे सर कि H2SO4 को मैंने यहाँ पे डाइल्यूट किया है। क्या किया है? H2SO4 को मैंने यहाँ पे डाइल्यूट किया है। क्यों कंसंट्रेटेड एसिड लेना? क्यों रिएक्शन करते वक्त कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे? जिससे हाथ जलने की दिक्कत रहेगी, जिससे कुछ अगर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो केमिकल जो कि H2SO4 है उसको हम क्या करते हैं? पानी के साथ मिक्सचर में रहते हैं। तो H2SO4 को क्या किया मैंने? एक्वस फॉर्म में किया। अब ये दो जिंक और H2SO4 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ZnSO4। क्या बनाते हैं? ZnSO4 बनाते हैं। और ये ZnSO4 किस फॉर्म में होता है? जिंक सल्फेट किस फॉर्म में होता है? ये फॉर्म हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, प्लस साथ में हमारा एक हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है, और ये गैसियस फॉर्म में है। दैट इज व्हाई ब्रैकेट में मैंने इसको किससे डिनोट किया है? गैसियस से रिप्रेजेंट किया है। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड बताता है भैया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। सर जब कभी भी हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन को यूं ही नहीं लिख देते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक तरीका होता है, एक रिप्रेजेंटेशन, कि लेफ्ट साइड में मैं रिएक्टेंट को लिखूंगा, राइट साइड में मुझे क्या लिखना है? प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। बीच में एक एरो दिखाना है जिससे सिंबल हो कि भैया ठीक है ये ए और बी कंबाइन होके राइट साइड में रिएक्शन चली और जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देख, मैं कहता हूं कि मैंने ए और बी का रिएक्शन कराया, तो कराने के बाद क्या रिएक्शन सी की तरफ गया? क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ? अगर हाँ तो हम सिंबल किसकी तरफ करेंगे? सी की तरफ करेंगे। साथ ही साथ अब ये देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें कंबाइन होती हैं, उन चीजों को हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। जो चीजें कंबाइन होती हैं, जो चीजें रिएक्शन करती हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो चीजें फाइनल में जाके बनती हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। जो चीजें फाइनल में जाके बनेगी उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? तो देखिए मैंने बताया कि भैया जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सिंबलाइज कर रहे हैं, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिख रहे हैं, बीच में एक एरो लगा रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज साथ ही साथ हम लोग अपने सारे कंपाउंड, सारे एलिमेंट का
स्टेट भी डिटरमाइन कर रहे हैं कि सर मैंने ये जो रिएक्टेंट लिया था, जिंक लिया था, वो सॉलिड फॉर्म में था, H2SO4 लिया था, एक्वस फॉर्म में था, हाइड्रोजन जो बनी वो गैसियस फॉर्म में थी, ये भी नोट कर रहे हैं। तो क्या हम एटम्स को बैलेंस नहीं करेंगे? अगर हम कहते हैं कि सर मैंने दो कप कॉफी ली प्लस 2 कप मैंने यहाँ पे मिल्क ले लिया, ठीक, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना होगा? सपोज करिए मैं कहता हूं कि कॉफी मैंने 1 लीटर लिया, मिल्क मैंने 1 लीटर लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 2 लीटर बनेगा। क्या प्रोडक्ट 3 लीटर भी बन सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, 3 लीटर कैसे बनेगा? जब आपने 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर कॉफी लिया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 ही लीटर तो बनेगा। क्या 2 लीटर से ज्यादा बन सकता है या 2 लीटर से कम बन सकता है? नहीं बन सकता है। हम कहते हैं कि भाई मास जो कि कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, तो जब अगर मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, क्रिएट नहीं हो सकता है, यानी कि मास का जो बैलेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेफ्ट साइड रिएक्टेंट का जो मास होगा, राइट साइड में वही मास हमारा कंजर्व रहेगा। यानी कि मास को कंजर्व करने के लिए हमें ये जो केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। और इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशंस के पहले न्यूमेरिकल्स का यूज करेंगे, नंबर्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है भाई? A balanced chemical equation has an equal number of atoms of each element in the reactant as well as in the product side। यानी कि जितने रिएक्टेंट आपने लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नोटेशन देते हैं, ताकि कभी ऐसा ना हो कि मैंने रिप्रेजेंटेशन गलत कर दिया, ठीक। आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ गई। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। अब सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करिए ये जो एग्जांपल मैंने लिया है, इससे समझिए कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। मैंने यहाँ पे 2 कप कॉफी ली, सपोज करो। अब यहाँ पे मैंने लीटर लिया था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 kg कर लेता हूँ, 1 kg कर लेता हूँ, और 1 kg मिल्क भी कर लेता हूँ। अब मेरे पास 1 kg कॉफी है, 1 kg मिल्क है, ठीक। फाइनल मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, कॉफी और मिल्क को मिक्स कर दिया। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वेट कितना होना चाहिए? उसका वेट तो 2 kg होना चाहिए, ठीक। और इसीलिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करते हैं। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं ताकि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई रहे हमेशा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब आपको ये एक इक्वेशन दे दी गई है और ये इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसी है? अब आप ध्यान से देख सकते हैं कैसी इक्वेशन है। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे? इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल्स का यूज करेंगे, नंबर्स का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, आ जाइए। अब हमारे पास Fe है, क्या है हमारे पास? मैंने ले रखा है भैया Fe। चलिए देखिए दिख रहा होगा साइड से, मैंने क्या किया Fe ले। अब आपको पता है इधर कितने Fe लगे हुए हैं भाई? इधर हमारे पास 3 Fe पड़े हुए हैं, और इधर हमारे पास कितना Fe है? इधर तो हमारे पास एक Fe है। तो हम क्या करेंगे? तो सर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक 3 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? 3 ऐड कर देते हैं। इस 3 को ऐड करने से इधर भी 3 Fe हो गया और इस साइड भी कितना Fe हो गया?
3Fe हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम चेक करते हैं दूसरे एटम्स को, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते हैं। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है सर, अभी हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 है और इधर भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन सर हमारे पास इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर हमारे पास केवल केवल और केवल कितने ऑक्सीजन है, केवल और केवल 1 ऑक्सीजन है सर। तो भैया अगर इधर 1 ऑक्सीजन है और इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर कितने ऑक्सीजन लगा दिए जाए कि दोनों ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो आंसर होगा सर, यहाँ पे आप काम करिए 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो जैसे ही आप 4 ऑक्सीजन लगाएंगे, 4 वर्ड यूज करेंगे, तो 4 ऑक्सीजन तो हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए इधर जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो क्या हो गई, हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ आपके पास कितने हाइड्रोजन है, इधर केवल 2 हाइड्रोजन। इधर 8 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, क्या ये बैलेंस है, नहीं। तो हम कहेंगे सर एक काम करते हैं, इधर अगर 8 हाइड्रोजन है तो हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। इधर कितनी हो गई, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। आयरन कितना है इधर, आयरन इधर 3 है, इधर आयरन कितना है, 3 है। हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम अपने लेफ्ट और राइट में सब जगह चेक करते हैं कि कितने ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, कितनी सारी चीजें लगी हुई हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चेक करते हैं कि क्या हमारे रिएक्टेंट में जितने एटम्स, जितने हमारे कंपाउंड पड़े हुए हैं, क्या वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों सेम है। अगर ऐसा है तो हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अगर ऐसा इक्वेशन है तो हमारा इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक बार फिर से कहते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई किया जा सके। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। द आंसर विल बी सर, आंसर में भी बताइए भाई आंसर क्या होगा। आंसर होगा सर, हमें इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना है ताकि हम जितने भी हमारे रिएक्टेंट में मास है उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट साइड में भी आ जाए। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे सारे केमिकल जो इक्वेशंस है उनको बैलेंस करना पड़ रहा है। आगे बात समझ में, आइए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। भाई नेक्स्ट है हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है कि मैंने एक मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम का मेरे पास एक कंपाउंड, मेरे पास एक एटम है मैग्नीशियम एटम, और इस मैग्नीशियम एटम को हम रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। इस मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है भाई, इधर हमारे पास रिएक्टेंट है, इधर क्या हमारे पास रिएक्टेंट। ठीक है, इधर मैंने क्या किया भैया, लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया, रिएक्टेंट को नोट कर लिया और जो राइट साइड में है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, प्रोडक्ट बन रहा है तो उधर मैंने क्या किया, एक एरो से सिंबलाइज कर दिया कि यस सर कि इस तरफ जाके हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तीसरी चीज मैंने सबका स्टेट लिख दिया कि जो मैग्नीशियम मैंने लिया था वो सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन जो लिया था वो गैस के फॉर्म में होता है ऑक्सीजन, तो मैंने वहां बगल में गैसियस लिख दिया। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए मैंने वहां पे सॉलिड लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस। तो हम पहले चेक करेंगे कि सर इधर 1 mg है और इधर हमारे पास कितना mg है, इधर भी 1 mg है। तो सर mg तो बैलेंस है हमारे पास, mg क्या है, mg बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन क्या हमारा इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या ऑक्सीजन बैलेंस है। तो हम कहेंगे नहीं सर, इधर तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, O2 दिख रहा है।
और इधर कितने ऑक्सीजन है, केवल और केवल एक ऑक्सीजन है। तो सर कैसे बैलेंस करें? तो एक काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन तो हमारे पास 2 हो गए हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया मेरा। लेकिन मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम हमारे पास 2 हो गए। तो इस मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के पहले भी एक 2 वर्ड ऐड कर देते हैं, 2 न्यूमेरिकल ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास 2 mg इधर हो गए, 2 mg इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। यानी कि प्रोडक्ट के साइड में और रिएक्टेंट के साइड में जो भी कंटेंट था हमारा, जो भी कंस्टिट्यूएंट था, वो कैसे हो गए, वो सारे के सारे बैलेंस हो गए। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कल के लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे केमिकल इक्वेशन जितने भी हमारे चैप्टर नंबर 1 में दिए हुए हैं एज वेल एज चैप्टर नंबर 2 के जितने भी रिएक्शंस हैं सबको बैलेंस करेंगे, केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एनसीईआरटी में कि व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम के रिबन, आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है। क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से पहले उसको हम सैंड पेपर यानी कि जिसको हम लोग रेगमाल कहते हैं, उस रेगमाल से उसको साफ करते हैं। साफ करने का रीजन क्या है, साफ कर, जैसे देखिए अभी मैंने कल एक रिएक्शन किया था, रिएक्शन आप देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप ली है, यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, और इस मैग्नीशियम की स्ट्रिप को, इस मैग्नीशियम की स्ट्रिप को जो है मैंने सबसे पहले, मेरे पास सैंड पेपर नहीं था तो मैंने जो है इसको एक फाइन पार्टिकल से जो है एक सीजर से स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद मैंने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, और जलाने के बाद ये कैसा जला, स्पार्कल के साथ जला। आप देख सकते हैं कैसा जला, स्पार्कल के साथ जला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम के रिबन को जो है साफ किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया। और मैग्नीशियम के रिबन को साफ करने का रीजन यही था क्योंकि जब कभी भी मैग्नीशियम हमारा रखा रह जाता है तो वो खुद ब खुद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा लेता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फर्दर इसको जलने से रोकती है, फर्दर इसको आगे रिएक्शन करने से रोक देती है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैग्नीशियम की स्ट्रिप को सबसे पहले मैंने क्या किया था, उस सीजर से रब किया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, उस सीजर से उसको रब किया था। अब देखिए Why magnesium ribbon rubbed with the sandpaper before burning? मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं जलाने से पहले? The reason is magnesium is a type of metal that react easily. मैग्नीशियम कैसा एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत इजीली रिएक्शन कर जाता है। और इजीली रिएक्शन कर जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेता है अपने ऊपर। और कोई अगर अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेता है तो उसके अब बर्निंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए when it is exposed to the air it reacts with the oxygen and creates a layer of magnesium oxide on its surface। अपने सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा लेता है। That is why before we burn it you need to clean it with the sandpaper to get rid of this oxide layer। इस ऑक्साइड लेयर से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या हो, हट जाए पूरी तरीके से। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या हो, पूरी तरीके से हट जाए। और जब एक बार ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है तो क्या होता है, तो ये हमारा जो मैग्नीशियम का रिबन है वो बहुत ही इजीली वर्क कर जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई स्टेप क्या क्या है। स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है क्लीन टू रिमूव द लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम के रिबन को क्लीन करना है ताकि उसके ऊपर जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो साफ हो जाए। और सेकेंड स्टेप क्या है, हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करना है। क्या करना है, हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको
बर्न करना है, और बर्न करने से फिर जो रिएक्शन होगा वो बहुत ही स्पार्कल रिएक्शन होगा, यानी कि जिंक जो रिएक्शन करेगा वो स्पार्कल के फॉर्म में करेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाई केमिकल रिएक्शन को हम लोग जानेंगे कैसे कि भैया कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के कुछ तरीके मैं बताता हूं आपको। कि सबसे पहला जो तरीका है वो है कि भाई जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आप देख के जान सकते हैं कि अच्छा अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है इसका मतलब कोई नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने एक केमिकल आर ले लिया है जिसका कलर कैसा है, रेड कलर है, और इधर मैंने केमिकल बी ले लिया है जिसका कलर कैसा है, ब्लू है। इन दोनों को जब मैं मिक्स करता हूं तो एक नए सब्सटेंस का निर्माण होता है जिसका कलर कैसा है, ग्रीन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि सर यहाँ पे केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। ठीक है, चलिए तो chemical reactions result in the formation of one or more new substance with different property than the original substance. Chemical reaction तब होता है जब कभी भी one या फिर more than one new substance का formation हो, ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हो वो ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या हो, अलग हो। जो रिएक्टेंट हमारा रिएक्शन करके जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमारे रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे रिएक्शंस को हम देख के जान सकते हैं कि सर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है, केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, चलिए और भी कई तरीके होते हैं भाई केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भाई रेड कलर का कंपाउंड, यहाँ पे हमने देखा कि रेड कलर का कंपाउंड एक ब्लू कलर के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक ग्रीन कलर का कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, यानी कि कलर का चेंज हुआ है, और कलर में चेंज होता है तो भी हम पहचान सकते हैं कि यस सर केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन क्या है, हुई है। तो ठीक है भाई, द कलर the color of the substance involved in the chemical reaction may change. chemical reactions में कलर का चेंज हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि भैया केमिकल हमेशा जो केमिकल रिएक्शन हो उसमें कलर का चेंज होना ही होना है, ऐसा नहीं जरूरी है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कलर का चेंज होता है, उसको आप देख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं, ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ मैं, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, इन चीजों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यस सर ये केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हुई है, किसी ए और बी सब्सटेंस में रिएक्शन हुआ है, तो गैस का फॉर्मेशन जरूर होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और गैस के फॉर्मेशन को हम देख के बता सकते हैं यस देयर हैज बीन अ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्ड, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए गैस प्रोडक्शन सच एज बबल्स या फिर एफरवेसेंस इज द कॉमन इंडिकेटर ऑफ द केमिकल चेंज। ठीक है, अगर कोई बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे भाई। इवोल्यूशन और एड्सॉर्प्शन ऑफ हीट। जब कभी भी केमिकल इक्वेशन में जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में या तो हीट इन्वॉल्व होती है, हीट ली जाती है रिएक्शन को कराने के लिए, या फिर जब रिएक्शन होती है तो कुछ न कुछ हीट निकलती है। ठीक है, अब वो हीट जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी की जगह वहां पे लाइट एनर्जी का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो लाइट को भी देख के हम जान सकते हैं कि भैया रिएक्शन हुआ है। लेकिन अभी अगर हम बात करें इवोल्यूशन और एड्सॉर्प्शन ऑफ हीट, तो हम ये जानेंगे कि सर जब कभी भी रिएक्शन होता है तो कोई भी रिएक्शन कराते वक्त या तो हीट को हमको देना पड़ता है, या तो जब कोई रिएक्शन होता है तो हीट निकलती है।
जैसे मैं कहता हूं कि ए और बी आपस में रिएक्शन कर ही नहीं रहे हैं, इनको रिएक्शन कराने के लिए हमको हीट देना पड़ रहा है, और हमको हीट देना पड़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि सर मैंने हीट दी है इनको, और हीट देने पे इन्होंने रिएक्शन किया है। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, इसी का उल्टा हो जाए, सपोज करो ए टूट के बी और सी का फॉर्मेशन करे और साथ ही साथ कुछ हीट रिलीज करे, वो खुद ब खुद हीट को रिलीज करे, ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे हीट का इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? हीट का इवोल्यूशन हुआ है, हीट खुद ब खुद निकली है। ठीक है, और इन चीजों को हम देख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आइए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को हम देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन क्या है? हुई है। चलिए देखते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफन इन्वॉल्व द रिलीज और द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लीडिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो या तो हीट का रिलीज होता है या फिर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे कि हम बता सकते हैं कि सर वहां पे जो है केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, और हीट हम चेक कैसे करेंगे? थर्मोमीटर डाल के चेक कर लेंगे। ठीक है, थर्मोमीटर यानी कि टेम्परेचर में चेंज देके हम बता सकते हैं कि भैया हीट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को भी देख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा केमिकल इक्वेशन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो कंपाउंड लिया, यहाँ पे मेरे पास है PbNO3। क्या है? PbNO3। और PbNO3 का रिएक्शन मैंने करा दिया पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI के साथ रिएक्शन कराया। ये दो रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं? PbI2 बनाते हैं और साथ में KNO3 बनाते हैं। ठीक है, जहां पे PbI2 क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है और नीचे जाके किसी लिक्विड में जाके बैठ जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या? PPT या फिर प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? PPT या फिर इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं इसको? PPT कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं PbNO3 whole twice plus Ki gives KNO3 plus PbI2। और PbI2 के नीचे हम लोग लिख देंगे PPT। रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इस प्रेसिपिटेट को देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो देखिए अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड दैट फॉर्म्स फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर एंड मे अपीयर ड्यू टू द केमिकल चेंज। और ये जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेट को देख के हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? इरिवर्सिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज है जिसको आप वापस से सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट में जो चीजें आपके साथ हो गई हैं, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? क्या आपने 2 महीने 3 महीने जो पढ़ाई नहीं की है, 10th में पूरा बैठ के मस्ती किया है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? क्या वो टाइम वापस से ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसी को कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। इरिवर्सिबल का मतलब होता है रिवर्सिबल का उल्टा। रिवर्सिबल का मतलब क्या? कि चीजों को वापस से कर ले। इरिवर्सिबल का मतलब चीजों को वापस से रिवर्स ना कर पाए, वापस से पुराने पास्ट में ना जा पाए। दैट्स नोन एज इरिवर्सिबिलिटी। और जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि उनको आप दोबारा से वापस से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था कि मैं इस पेंसिल का रिएक्शन इस बॉक्स के साथ कर रहा था, इस पेंसिल का रिएक्शन इस बॉक्स के साथ करा रहा हूं, और इस पेंसिल और बॉक्स को मैं मिक्स कर रहा हूं, और मिक्स करने के बाद मुझे जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है? पेंसिल बॉक्स।
और इस पेंसिल बॉक्स को क्या मैं वापस से पेंसिल और बॉक्स में तोड़ सकता हूँ? तो मेरा आंसर होगा नहीं, मैं इसको नहीं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, और नहीं तोड़ सकता हूँ, इसी को हम कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए irreversibility, many chemical reactions are irreversible, meaning it is challenging to or impossible to revert the product to the original reactant। ठीक है, यानी कि वो इम्पॉसिबल होता है हमको वापस से उसी फॉर्म में लाना। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी को मैंने मिक्स करके c बना दिए, तो क्या मैं इस वापस से c को a प्लस बी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे, और अगर मैं इसको वापस से ए और बी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबिलिटी। और जो इरिवर्सिबिलिटी होती है वो एक केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। क्या माना जाता है? केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेंज इन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन एनर्जी। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो एनर्जी में चेंज जरूर होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि या तो रिएक्शन को होने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी, या तो रिएक्शन होगा और वो खुद ब खुद हीट को रिलीज करेगा। और उस हिसाब से मैंने दो तरीके के रिएक्शन बताए थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी का रिलीज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी का एब्सॉर्प्शन होता है। आगे बात समझ में? यानी कि चेंज इन एनर्जी को देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी भाई। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ चेंज इन द एनर्जी विच कैन बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी का रिलीज होगा, एंडोथर्मिक होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल हम लोग देखेंगे दूसरे लेक्चर्स में कि कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे पास बेसिकली मैंने तीन तरीके के रिएक्शन रखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पे मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, विच इज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, इन सभी टाइप्स के बारे में हम लोग कल अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और जितनी भी चीजें हैं उसको हम कल के लेक्चर्स में खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।